नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए हैं 4 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें टेस्ट सीरीज़ और सारा मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है आपको। टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चन और उनके डाउट ही आपको सॉल्व किए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696006089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, दोनों पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फ्री चैनल हैं और इन पर जो है आपको बिल्कुल जो है सारी नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें हमारी वीडियोज़ के और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में दी जाती हैं। ठीक है, और हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो हैं पंज प्यारे। ये क्या चीज़ है, क्या किससे संबंधित है, सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा है पोर्शन 2.0। ठीक, तीसरा है कि 2 साल हो गए हैं एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को। अभी भी कई लोग जो है लाखों लोग जो है अधर में हैं। ठीक है ना, क्यों, क्या रीज़न है, देखेंगे। और तालिबान पे अभी एक रेजोल्यूशन आया गया यूएनएससी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद की ओर से। रेजोल्यूशन का नाम है 2593 और भारत अभी अगस्त में जो है अध्यक्ष था, आपका प्रेसिडेंट वो था, प्रेसिडेंसी पीठासीन था यूएनएससी का। तो जो है थोड़ा देखने वाली ज़रूरत है कि ये वाला आपको याद करने की ज़रूरत है। अगला है कि म्यू वेरिएंट, जिसके बारे में जो है मैंने जिक्र भी किया था पिछले 1-2 दिनों में, उसके बारे में भी जानेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक, अभी जो पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से, इसको देख सकते हैं हम लोग कल्चर से। इसमें पंज प्यारे की बात करी गई। अभी जो है उत्तराखंड के जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ जो है माफ़ी मांग ली। उन्होंने जो है पंजाब के जो कांग्रेस के चीफ हैं उनको और उनके साथ के जो 4 एडवाइजर उनको पंज प्यारे बोल दिया था। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी मांग ली। अब पंज प्यारे हैं कौन, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लेते हैं। पंज प्यारे जो है, एक तो पंच मतलब मैंने आपको पहले बताया 5 लोग। ठीक, प्यारे मतलब यहाँ पे जो है आपके 5 बाप्टाइज्ड पीपल जो होते हैं। ठीक है, मतलब उनको जो है होली वो बना दिया गया रिलीजियस टाइप से। तो बाप्टाइज्ड जो पीपल होते हैं, और जो मैंने पीछे बताया भी गया था कि अकाल जो बीर है, बीर को अगर लेके आना अफगानिस्तान से तो 5 लोग लेके निकलते हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है। तो ये वहीं 5 प्यारे ही लोग हैं और इसको इनको जो है ये बाप्टाइज्ड पीपल होते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बनाया था आपका, और मतलब प्रश्न में लेके आए थे जो 10वें गुरु थे सिखों में, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने लाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वाली जो है इंस्टीट्यूशन, एक संस्था एक चालू करी आपकी पंच प्यारे की। और वाइल जब वो खालसा को फाउंड कर रहे थे 1699 में बैसाखी के दिन, तब ये चालू किया था। कि बहुत सारे लोग की गैदरिंग थी वहाँ पे, जो है गुरु गोविंद सिंह जी उनको सबको जो है एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 5 लोग ऐसे आओ जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। तो 5 लोग आए और फिर जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बैप्टाइज किया और फिर उनको पंच प्यारे बोल दिया। ठीक, और तब से जो है ये जो 5 बैप्टाइज सिख हैं उनको पंच प्यारे बोला जाता है और काफ़ी रेस्पेक्ट से जो है उनको देखा जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है। और पहले जो है फर्स्ट 5 सिख उनको माना जाता है सिख समुदाय में। ठीक, पंच प्यारे कौन थे, अब ये जो उस समय जो 5 लोग उठ के आए, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जब बोला, संबोधित किया, कि पूछा कि भैया कौन लोग 5 लोग हैं जो आके अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो ये पंच प्यारे जो है डिफरेंट, अलग अलग कास्ट से थे, जातियों से थे और अलग भारत के राज्यों से भी थे। जैसे आपका भाई दयाराम जो है लाहौर से थे, भाई धर्म राय हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से थे, भाई हिम्मत राय आपका जगन्नाथ ओडिशा से थे, भाई मोहक्कम राय जो है गुजरात से थे, भाई साहिब चंद जो थे ये बिदार आपके कर्नाटका से थे। ठीक,
तो अपार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द रिलीजियस एंड सोशल प्रोटोकॉल फॉर द खालसा, खालसा में क्या चीज़ होगा, धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से क्या चीज़ें हैं, सबको परिभाषित करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है इनको बताया भी कि भैया क्या धार्मिक और क्या जो है सामाजिक प्रोटोकॉल होने चाहिए खालसा के अंतर्गत। वो पंच प्यारे को बताया भी उन्होंने, और खुद पंच प्यारा लोगों से, 5 लोगों से गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद को भी बैप्टाइज कराया, ठीक, फ्रॉम देम एट द सेम स्टेज टू टेल द सिख कि भैया आप सिख समुदाय के लोगों को ये बताने के लिए इन्होंने किया कि पंच प्यारे जो है उनको हायर अथॉरिटी दी जा रही है, डिसीजन मेकिंग पावर है देन एनीवन, किसी और से ज़्यादा, मतलब समुदाय से ज़्यादा जो है पंच प्यारे जो लोग हैं उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है और डिसीजन लेने की ताकत भी ज़्यादा है, ठीक। पंच प्यारे जो हैं आपके ऑल्सो सीन एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गुरु हिमसेल्फ, ये खुद मतलब अगर इनको देखा जाए तो गुरु की तरह ही माना जाता है, ठीक। गुरु ने पंच प्यारे की महत्ता कैसे स्थापित करी, ठीक है ना, अथॉरिटी कैसे आई इनके अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपनी खालसा आर्मी बनाई और वो जो है पकड़ ली गई चमकौर में, तो उस समय क्या हुआ कि जो चमकौर में किसने पकड़ लिया, आपके जॉइंट आर्मी जो थे मुगल और माउंटेन किंग्स ने, इन लोग ने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को और खालसा आर्मी को जो है घेर लिया, ठीक है, और पकड़ लिया। तो उस समय खालसा के जो ट्रूप थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि चमकौर आप छोड़ दो, भाग जाओ, बट उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर वहाँ पे जो पंच प्यारे थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि आप प्लीज़ चले जाइए, तो जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने मान लिया। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी को अगर गुरु भी मान रहे हैं तो इसलिए अगर मतलब पंच प्यारे को जो है गुरु भी मान रहे हैं तो इसलिए जो है उनकी महत्ता बढ़ गई कि भैया पंच प्यारे को जो है एक ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए। पंच प्यारा कौन बन सकता है? कोई भी बैप्टाइज्ड जो सिख होगा वो पंच प्यारे बन सकता है, और यूनानिमस डिसीजन अगर पंच प्यारे के द्वारा लिया गया है तो उसको हर जो सिख समुदाय में जो कोई भी है सबको जो है उसको फॉलो करना होता है। यहाँ तक कि जो अकाल तख्त के जथेदार होते हैं वो भी कोई भी डिसीजन बिना जो है आपके जो पंच प्यारे उसके बिना नहीं ले पाते हैं, ठीक। तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ये पंच प्यारे एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है, यूपीएससी इसको पूछ सकता है, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। पोषण 2.0 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है महिलाओं में, बच्चों में पोषण न्यूट्रिशन बढ़े उसके लिए होता है, और हर साल सितंबर महीने को पोषण मंथ या फिर माह बनाया जाता है। तो जो हमारी अभी यूनियन मिनिस्टर हैं विमेन और चाइल्ड की स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा है कि जो भी एस्पिरेशनल यानी कि आकांक्षी जिले हैं, ठीक, उनमें जो आंगनवाड़ी होगी उस आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका बनाया जाएगा। और समझना, ठीक, क्या है ये आपका आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जो भी हैं सारे में बात हो रही है, ठीक है। नीति आयोग बताता है 115 करीब है, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। तो वहां पर जो आंगनवाड़ी होती है जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है, उस आंगनवाड़ी की में एक जगह जो है पोषण वाटिका की होगी। समझना मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इस पोषण वाटिका का क्या मतलब है, ये न्यूट्रिशन गार्डन है और यहाँ पे वेजिटेबल, न्यूट्रिशनल और फ्रूट्स जो है एक साथ जो है बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ताकि यहाँ की सॉइल भी जो है, क्योंकि एक जैसी नई क्रॉप हो रही है तो सॉइल भी जो है हेल्दी रहती है, न्यूट्रिशियस रहती है, और साथ ही साथ महिलाओं को, बच्चों को यहाँ के वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है दिए जाते हैं ताकि ये उनके पोषण को बढ़ाने में काम करे। और ये काम जो है पोषण वाटिका को इस बार जो है प्रोत्साहित करना है, इसको जो है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है सारे आकांक्षी जिलों में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। सितंबर 1 से ये काम चालू किया जाएगा, यही इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। और पोषण अभियान के बारे में अगर बताया जाए, मार्च 2018 से हमारे मोदी जी ने इसको चालू किया था, और ये इसका मेन मकसद वही था कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है ना, तो इनको जो है इनका पोषण अच्छा होना चाहिए, और पोषण भी हॉलिस्टिक पोषण होना चाहिए, ये चीज़ है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका होता है, कार्यान्वित होता है पोषण अभियान 4 जो है रणनीतियों पे, 4 पॉइंट की रणनीति है इसकी। इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, ठीक है ना, तो इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस अंतर क्षेत्रीय अभिसरण किया जाता है, मतलब जहाँ से जो चीज़ें हैं सबको मिला के, ठीक है ना, फिर ये दिया जाता है, यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है ताकि अच्छी सर्विसेज हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ताकि ट्रैक कर सको वीमेन को, और निगरानी अच्छे से हो सके कि उनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं, पहले 1000 दिनों में उसको 1000 दिनों किसके, महिला जब बच्चा दे देती है उसके बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो पहले 1000 दिन है उसमें हेल्थ
और न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और जन आंदोलन में इसको परिवर्तित करना है पोषण अभियान को, ये चीज़ है। पोषण अभियान जो है, मिशन जो है 2.0 में, इसमें कई सारे जो ICDS के जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी सर्विसेज होती हैं, आपकी पूरक पोषण कार्यक्रम, ठीक, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है, पोषण अभियान हो गया, ठीक, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, इसको सबला स्कीम भी बोलते थे, और नेशनल क्रशर स्कीम। तो इन सबको जो है जोड़कर पोषण 2.0 में हम बोल सकते हैं इसको। इसका उद्देश्य देखिए, जो पहले बताया मैंने कि उद्देश्य वही है कि सारी जो स्कीमें हैं, तितर बितर हैं, उनको जोड़ो और मेन चीज़ है न्यूट्रिशन जो है उसको बढ़ाओ, ठीक, इम्यूनिटी बढ़ाओ, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए भारत में। पोषण वाटिका मैंने आप लोग बता दिया पहले ही क्या है, और पोषण माह जो है हर साल सितंबर के महीने को पोषण माह मनाया जाता है। और एक्टिविटी जो है इसमें पोषण के अंतर्गत, माह के अंतर्गत क्या होती हैं कि इस तरीके की होती है कि समाज में जो है आपका गतिविधियों में व्यवहार का परिवर्तन है, लोग जो है न्यूट्रिशन को ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है ना, कम्युनिकेशन भी के जरिए भी किया जाएगा। इसकी जो ब्रॉड थीम होती है पोषण माह की वो ये होती है कि भैया प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर होनी चाहिए, ऑप्टिमल जो है ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, बहुत जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए और एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए, यानी कि इष्टतम स्तनपान होना चाहिए, प्रारंभिक भी होना चाहिए, अनन्य भी होना चाहिए, पूरक आहार होना चाहिए, एनीमिया, विकास निगरानी, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे का, लड़कियों की शिक्षा, ठीक है ना, राइट एज पे मैरिज होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, फूड का फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है बताइए? फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन मैंने पहले आप लोगों को बताया था, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पोषण माह में सिखाई, समझाई, जागरूक बनाया जाता है और लोग इसके लिए काम करें। तो इस बार जो है भैया 30 करोड़ के लोग जो है करीबन 30 दिन के लिए इसमें जो है पार्ट लेंगे पोषण माह में, जिसकी वजह से जो है पोषण अभियान में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलने वाली। भारत में कुपोषण की समीक्षा अगर देखी जाए 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, तो करीबन 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत में होता है सैनिटेशन ना होने की वजह से और हेल्थ जो है अच्छी ना होने की वजह से। 38 मिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। 2018 में एसोचैम की एक जो है स्टडी आई थी, उसमें कहा था कि भैया जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 4% तक कम हमारा जो है नुकसान हो जाता है, क्योंकि भारत में कुपोषणता बहुत ज़्यादा है, ठीक। और साथ ही साथ रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि चिल्ड्रन जो हमारे यहाँ मालनरिश जो बढ़ते हैं उनकी अर्निंग जो है 20% तक करीबन जो है वो खराब हो जाती है और वो इतने अच्छे अर्न नहीं कर पाते जितना कोई अगर न्यूट्रिशियस जो है बच्चा है वो, ठीक। तो एक तरीके से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से हम जो क्या है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी यानी कि आर्थिक सुरक्षा को भी जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। अगला जो हमारा टॉपिक है, एनआरसी के 2 साल बाद भी लाखों लोग अधर में। आप लोगों को पता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, ठीक। ये सिटीजनशिप का वैसे तो बताऊं कोई भी आधार नहीं है। ये 1951 में आपका सिर्फ आसाम में हुई थी। आसाम में आपको मालूम है जब भारत आज़ाद हुआ तो दो जो है पाकिस्तान मतलब 2 पार्ट में ये जो है पार्टीशन हुआ। तो भारत के जो है आपके वेस्टर्न क्षेत्र में देखा जाए तो ये आपका वेस्टर्न पाकिस्तान था और आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो उस समय कई लोग भाग के जो है आसाम आ गए। आसाम भी उस समय जो है काफ़ी बड़ा होता था, आज के जिससे जो है ज़्यादा बड़ा होता था। कई सारे स्टेट अलग हुए हैं आसाम से, तो कई सारे लोग जो है माइग्रेट होकर पलायन करके आसाम में आ गए थे, ठीक। इलीगल माइग्रेंट्स वाली एक समस्या उसमें बनी। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो जो है उसको भी जो है उसके बाद भी कई सारे लोग जो है इंडिया भाग के आ गए। तो इसलिए 1951 में जब आसाम में हुआ था एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन वाला, तो उसके बाद फिर से 1985 में और ये जो है काफ़ी आंदोलन चलने लगे कि इलीगल माइग्रेंट जो भारत के आसाम में रुके हुए आए हुए हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए होने चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि 24 मार्च 1971 से पहले और जो है पहले जो 51 के में जिनका नाम है वो लोग अगर कोई जो भी इस समय आसाम में रहना चाहता है तो हम फिर से अपडेट कर रहे हैं एनआरसी को, जो 51 में होता है उसी को अपडेट कर रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि 24 मार्च 1971 के पहले और 1951 का अगर मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है कि वो यहीं के रहने वाले हैं, आसाम के रहने वाले हैं, तो फिर ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि कई सारे जो है लोगों का नाम नहीं आ पाए, करीबन 19 लाख लोग थे, ठीक। 19 लाख लोग जो है कोई डॉक्यूमेंट या इस टाइप का नहीं दिखा पाए, तो उनको जो है वहाँ पे निरस्त कर दिया गया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर से होगा, लेकिन अपडेट किया जाएगा, फिर उनको देखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या
कि कई सारे ऐसे बेनिफिट थे जो 19 लाख लोगों में भी कई सारे लोग ऐसे थे जो एक बार ये इससे एनआरसी बाहर हो गए तो उनके आधार ना होने की वजह से, आधा होने की वजह से भी उनको बहुत सारे बेनिफिट जो आम जनता को, नागरिकों को मिलते हैं, जैसे राशन का हो गया, ठीक, और भी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिल रही हैं। ठीक, वो ना तो इधर के हैं, भारत के ही माने जा रहे हैं, और ना वो जो है बाहर के माने जा रहे हैं। तो अगर बीच में है ना पड़े हुए, तो या तो उन्होंने अपनी याचिकाएं दे रखी हैं, तो उस हिसाब से जो है उनका वो केस चल रहा है अभी भैया, ठीक है ना। फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी इसके लिए बनाई गई थी, आप लोग को अगर याद हो तो उसमें या तो वो अपनी चीज बात तो मतलब अपना बताते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हमारी जगह कोई और आ गया, तो भैया उसमें क्लेम और उसमें जो है आपका वो किया जाता है, मतलब वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक, तो अभी बीच में ही पड़ा हुआ, तो इन लोगों को जो है उनके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, आधार कार्ड होने के बाद भी उनको जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, और 2018 के बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें जो लोग रह गए थे उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। 19 लाख लोग थे करीबन। और जो है इसमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको कहा था कि भैया जो लोग रह गए एनआरसी के ड्राफ्ट लिस्ट में, उनको कोई भी बायोमेट्रिक उनका लो, ठीक है, और उनको जो है अपना क्लेम दिखाओ भैया कि भैया एनआरसी में वो लोग होने चाहिए। और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है कि किसी और ने उनका नाम ले लिया, तो भी वो लोग देखो उनको, मतलब ऐसा तो नहीं कि बीच में आप छोड़ दो, स्थिति को क्लियर करना जरूरी है, ये बात यहाँ पे मेन चीज बताई गई। और लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी स्पष्टता की कमी है, और इनएबिलिटी भी है उनकी टू एंजॉय द फुल बेनिफिट। आधार से जो मिलना चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे हैं लोग। ठीक, और सिचुएशन ऐसी इसलिए आई है क्योंकि गवर्नमेंट की जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो रहा है, जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से नहीं घूम रही है, और इसीलिए जो है ये सारी प्रॉब्लम, जो लोग नहीं आ पाए उनको दिक्कत उठानी पड़ रही है। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। इसका लॉजिकल कंक्लूजन तो ये है कि भैया एनआरसी प्रोसेस को जो है जल्दी से करो। ठीक, शेड्यूल उसका बनाओ, टाइम बाउंड मैनर में करो। जितने भी एफर्ट जो हैं, जितने भी हितधारक हैं, जैसे एनआरएस हो गया, स्टेट कोऑर्डिनेटर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, इन सबको इन्वॉल्व करो, और भैया जो लोग रह गए हैं उनको बेनिफिट पहुंचाओ। अगर वो लोग हैं तो ठीक, नहीं तो उनको भेजो, जैसा भी है प्रोसेस पूरा जल्दी से करो। फाइनल लिस्ट निकालो, आपका जस्ट भी होनी चाहिए, यानी कि न्याय संगत भी होनी चाहिए, और टाइम बाउंड मैनर भी, यानी समयबद्ध भी होनी चाहिए। एनआरसी जैसा मैंने आप लोग बताया कि रजिस्टर है सभी इंडियन सिटीजन्स का, हुज क्रिएशन इज मैंडेटेड, उसका मतलब बनाने का जो है बोला गया था, ये मतलब जरूरी किया गया था आपका, जो 2003 में संशोधन किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसमें कहा गया था कि एनआरसी बनाया जाएगा, और इसमें जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं वो एक तरीके से रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर एक बुकलेट है समझ लो। ठीक, इसका पर्पज यही है कि डॉक्यूमेंट किया जाए जितने भी लीगल सिटीजन्स हैं भारत में रह रहे हैं, और लीगल को जो है यहाँ से पहचान कर उनको निर्वासित किया जाए, डिपोर्ट किया जाए। ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करना था, किया जा रहा था आपका स्टेट ऑफ आसाम में 2013-14 से। आसाम ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे इलीगल माइग्रेशन 1951-1971 के बाद भी हुआ था, और तो उसके बाद जो है भारत में क्या हुआ कि एक मेंटेन नहीं किया गया कि भैया कौन कहाँ बाहर का है, कोई अंदर का है, तो एक इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 में लाया गया। ठीक, जो पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें ये सेपरेट ट्रिब्यूनल इसलिए था कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इलीगल माइग्रेंट्स कौन कौन से हैं आसाम में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये वाला जो ट्रिब्यूनल था उसको जो है असंवैधानिक बताते हुए 2005 में इसकी जो है इसको हटा दिया, और उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला कि भैया आप एनआरसी आसाम का जो है अपडेट कर लो। ठीक, अब ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनआरसी है क्या, ये लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन है जो कि आसाम में रहते हैं, और एनआरसी पहली बार 1951 में कंपाइल करी गई थी। ठीक, और क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान से कई सारे लोग जो है दौड़ के यहाँ भारत में आ गए थे। 1951 के एनआरसी जो थी वो कंपाइल कैसे करी गई थी। ठीक, जो 1951 का एक्सटेंशन सेंसस हुआ था, उसी की रिपोर्ट में ही जो है नेम्स इंडियन सिटीजन के जो और ज़्यादा लोग थे जो आ गए थे आसाम में, वो 26 जनवरी 1950 को जो बॉर्न उस दिन को वहाँ पर रह रहे थे, या पहले से जो है स्टेट में बॉर्न हुए थे, या फिर उनके पेरेंट जो लोग पैदा हो चुके हैं वो 5 साल से रह रहे थे, तो उन लोगों को एनआरसी में कंपाइल कर दिया गया था, एनआरसी में उनका नाम लिख दिया गया था। ठीक, पेपर देखो ये चेक करता हुआ ये है एनआरसी सेवा केंद्र में गुवाहाटी में। अच्छा, हाउ इट इज बीइंग अपडेटेड, अब अपडेट कैसे किया जाता है। ठीक, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट स्टेटस है कि भैया हाँ यहीं के रहने वाले हैं हम ओरिजिनल आसाम के, तो ये एक लेगेसी डाटा था इंडियन सिटीजन का, उसके जरिए कर रहे थे। और जो एप्लीकेंट्स हैं
वो या तो अपना 51 वाला एनआरसी का डाटा बता दें या फिर इलेक्टोरल रोल अपना दिखा दें कि भैया हमारा देखिए हमें मत धारक का जो है हमारे पास कार्ड है 24 मार्च 1971 या उससे पहले का। ठीक, वॉट द एनआरसी इज नॉट, एनआरसी नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है, ये कंफर्म है बिल्कुल, इसको ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली। और जो पहला एनआरसी हुआ था वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट था, प्रशासन के लिए था, कोई उसके लिए नहीं था कि जो है ये बताया जाए कि ये नागरिक है या ये नहीं है। ठीक, और फॉरेनर जो होते हैं एनआरसी कंटेक्स्ट में वो एनीवन हुज नेम उनका कोई ऐसा जिसका नाम या फिर उसके पूर्वज जो है उनका मेंशन नहीं था 1951 वाले एनआरसी में जो पहली बार हुआ था। और उसके बाद जो आसाम का अकॉर्ड हुआ 1985 में, उसमें इन्होंने बोला कि जो मिडनाइट है मार्च 24 1971 उसके कट ऑफ से पहले अगर किसी के पास जो है इलेक्टोरल मतधारक वाला कार्ड नहीं है तो उसको भी फॉरेनर बोला जाएगा। समझ में आ गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रीलिम्स से या फिर मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। ठीक, तालिबान पर संकल्प, ठीक, यानी कि रेजोल्यूशन 2593 यूएनएससी ने अभी जो है इसको किया है। क्या चीज़ है समझ लेते हैं। देखिए यूएनएससी जो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 मेंबर होते हैं परमानेंट और 10 मेंबर होते हैं एक्स्ट्रा। तो 10 मेंबर जो नॉन परमानेंट हैं वो मेंबर होते हैं, उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। और इंडिया अगस्त के महीने में जब ये रेजोल्यूशन आया है तब इसका पीठासीन अधिकारी था। और जो भी 10 मेंबर होते हैं या फिर इन 15 के मेंबर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती रहती है। तो इंडिया के बाद जो भी 15 देशों में होगा उसके पास अब सितंबर में चली गई होगी प्रेसिडेंसी। तो इंडिया जब प्रेसिडेंट था यहाँ पर आपका यूएनएससी का, तब ये रेजोल्यूशन आया तालिबान पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है 2593। ये कहता क्या है, ठीक है ना। अभी जैसे दिखाया गया यूएस का लास्ट सोल्जर भी काबुल से निकल गया, उन्होंने कहा था 31 अगस्त तक सबको निकाल लेंगे यूएस के जो सोल्जर्स हैं। तो ये चीज़ें रेजोल्यूशन भी लाया गया, आपके पास पीठासीन अधिकारी जो है आपका इंडिया बना हुआ था वहाँ पर। इस रेजोल्यूशन में है क्या ये समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये बोला गया है कि तालिबान अपनी देश की अफगानिस्तान की धरती को किसी और देश के खिलाफ जो है टेररिज्म फैलाने के लिए यूज़ नहीं करेगी। हालांकि कुछ भी जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं किया सकता है। इस वाले रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि जो तालिबान है अब वो जो है डी फैक्टो यानी मतलब ऑन ग्राउंड जो है वहीं जो है आपका स्टेट एक्टर है अफगानिस्तान में। ठीक, पहले जो है ये आपका घानी अशरफ घानी थे, अब जो है तालिबान को माना जा रहा है। ये चीज़ें तो ये सारी बात है। अच्छा, ये जब रेजोल्यूशन आया है 2593, इसमें रशिया, ठीक, और दूसरा चाइना, इन्होंने जो है एब्सटेन कर दिया, कोई वोटिंग नहीं करी। बाकी 13 लोगों ने जो है इसके फेवर में वोटिंग करी कि हाँ भैया ठीक है, ये जो कुछ बताए गए इसके फेवर में करी कि भैया किसी को यूज नहीं करेगा, टेररिज्म नहीं फैलाएगा और तालिबान जो है स्टेट एक्टर की तरीके से, और तालिबान जो है वहाँ के लोगों को राइट वाइट इंश्योर करेगा। ये सारी चीज़ें बोली गई। ठीक, तो रशिया ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग ने जो है यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर बहुत ढंग से कोई बात नहीं करी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको साइन नहीं कर रहा हूँ। चाइना ने कहा कि देखो यूएसए जो है हमेशा ऐसे ही करता है, ये ऐसे ही जो है अस्थिरता फैला के निकल जाता है, ढंग से जो है इसमें कुछ बताया नहीं गया, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं किया। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यूएनएससी में जो है आपका इसका जो काम होता है वो होता है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और 24 अक्टूबर 1945 को ये फाउंड हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। रेजोल्यूशन देखिए यहाँ पे 15 अगस्त को काबुल में आपको मालूम है तालिबान ने कैप्चर कर लिया। और तालिबान से ये दुनिया चाहती है कि भैया वो अपना जो चाहता है फॉरेन नेशनल्स को जो है वहाँ से आसानी जाना देना चाहिए उसे, ठीक है ना। और कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई वहाँ पे अगर काम करना चाहता है तो उसको आसानी से काम करने दे। वहाँ की जो मानव सुरक्षा है वो भी, जो मानव अधिकार है उनको जो है बनाए रखना है। पॉलिटिकल सेटलमेंट और जो है टेररिज्म से लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसको बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि टेररिज्म को लड़ते हुए अफगानिस्तान में जो भी चीज़ें रेजोल्यूशन 1267 में कही गई थी आपके तालिबान से संबंधित, ये मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं, उनको जो है उनके अकाउंट्स ये सबको बंद किया जाना चाहिए। तो उन सबको भी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक, तो 2593 याद करना, उसके अंदर जो है ये वाला इसको भी 1267 को भी जो है वो अपहोल्ड करता है कि हाँ इसको भी आपको करना है तालिबान को। ठीक, और हालांकि तालिबान इस पे कितना काम करेगा नहीं करेगा, तो उसको कैसे पनिशमेंट किया जाएगा
इसके बारे में 2593 वाले जो रेजोल्यूशन उसमें कुछ भी कहा नहीं गया है। ठीक, तो ये अजीब सी बात है। चाइना ने और रशिया ने जो है वहाँ से तटस्थता दिखा दी, वहाँ पे उसने कोई भी वो नहीं किया। एक तो रशिया ने कहा कि टेरर थ्रेट के ऊपर आपने ढंग से कुछ बताया नहीं, दूसरा ब्रेन ड्रेन की बात करी थी। अच्छा, ब्रेन ड्रेन क्या होता है मालूम है? जैसे भारत में कोई बढ़िया बढ़िया कॉलेज से लोग पढ़ के भारत की सब्सिडाइज जो कॉलेज हैं बढ़िया बढ़िया वहाँ पे पढ़े और फिर जाके यूएसए में जाके जो है वहाँ की इकोनॉमी के लिए काम करने लगे, तो इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन हमारा है लेकिन यहाँ से ड्रेन हो गया, किसी और के लिए काम कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से रशिया ने इसको भी एक बात बोली और उन्होंने कहा कि आर्थिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अगर यूएस अकाउंट सीज कर देगा अफगान के, तो भैया कैसे काम होगा। चाइना ने क्या बोला कि भैया आपने ढंग से जो है यहाँ से डिसऑर्डरली जो है विड्रॉल किया, इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे अस्थिरता फैल गई है। भारत का क्या कदम है? भारत ने तो भैया एक हाई लेवल ग्रुप बना दिया है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आपका अजीत डोवल जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सीनियर ऑफिशियल हैं और वो भारत की प्राथमिकताओं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इंडियन एम्बेसडर जो कतर में है दीपक मित्तल जी, वो अभी उन्होंने पहली बार पब्लिकली तालिबान के साथ में पॉलिटिकल ऑफिस पे शेर मोहम्मद अब्बास जो स्टेकनेजी जो हैं इनसे जो है बात करी। ठीक, और जो पहला पब्लिक एंगेजमेंट था ये इंडिया और तालिबान का। इसके अलावा डिस्कशन ये भी हुआ सुरक्षा और सेफ्टी, अर्ली रिटर्न, जो इंडियन नेशनल वो इंडिया में आ जाए और अफगानिस्तान से अगर कोई और भी भारत में आना चाहता तो उसको भी आसानी से आने दिया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि प्लीज़ भाई साहब, अफगानिस्तान की ज़मीन जो है इंडिया के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में नहीं यूज़ होना चाहिए। ठीक, तो ये एक था हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा जो है आपका म्यू वेरिएंट कोविड से संबंधित है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया म्यू वेरिएंट, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था, कल परसों, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। देखिए, दो हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न वाले बहुत ईजी हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये कंसर्न है, मतलब कि चिंता यहाँ पे ज़्यादा है। इंटरेस्ट है मतलब इसको देख रेख करो, हो सकता है ये कंसर्न में तब्दील हो जाए। तो यहाँ पर म्यू जो है आपका ये कोलंबिया में जनवरी 2021 में देखा गया था, फिर 39 कंट्रीज़ में देखा गया है। बहुत तेज़ी से इसमें भी चेंजेस जो है उत्परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। कोविड वैक्सीन से जो है हो सकता है कि ये एक एस्केप वेरिएंट बन जाए। एस्केप वेरिएंट जो है इसमें डेफिनेशन बताई गई है। इसका मतलब ये होता है कि वो वाला वेरिएंट कोविड का जो वैक्सीन के असर से जो है न्यूट्रलाइज या ख़त्म ना हो, तो उसको एस्केप वेरिएंट बोलते हैं। ठीक, तो ये वाला बन सकता है। तो इसने WHO ने अभी जो है इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है। और अगर ये इसी तरीके से काम करता रहा, ज़्यादा संक्रामक हो गया और ज़्यादा जो है उत्पादित होकर वैक्सीन को जो है बाईपास करने लगा, अभी तो लैब में देखा गया है कि भैया वो कर रहा है कुछ वैक्सीनों को, तो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कैसे क्या होता है। हालांकि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन के, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी हो सकता है कुछ ऐसे एस्केप वेरिएंट्स बन भी जाएं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो हमारे वैक्सीन चल रही है वो ज़्यादातर तो जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अभी डेल्टा पे हमारा काम चल रहा है, हो सकता है कि उस पर और अच्छे से उसको न्यूट्रलाइज करने वाला हम बना दें। और मान लो कुछ एस्केप वेरिएंट बन भी गए कोरोना के, कोविड के, तो हम 6 से 8 हफ्तों में, यानी कि जो है 1.5 महीने में नई वैक्सीन निकाल देंगे और उसको भी हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसीलिए ये है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाइए और जो है हैंड वॉश करते रहिए। ठीक, ये जरूरी है, इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगहों पे मत जाइए। ठीक, तो देखिए इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी हालांकि डेल्टा को नहीं वो कर पा रहा, हरा नहीं पा रहा है, लेकिन इसको वेरिएंट ऑफ जो है आपका इंटरेस्ट में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ईटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा। ठीक, कप्पा इंडिया का है और डेल्टा इंडिया से आया है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, और अभी जो है आपका ज़्यादा खतरनाक जो है कंसर्न वाला है, ध्यान रखना। और इसमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, इसमें ये है कि भैया वायरस तेज़ी से फैल रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। ठीक, तो उसको जो इंटरेस्ट में डालो। अगर ज़्यादा ये वैक्सीन को जो है भी बाईपास करने लगे, एस्केप करने लगे, तो भैया इसको कंसर्न में डालो। ठीक, जैसे कि अल्फा बीटा गामा में हुआ था। और ये सारी चीज़ें हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में, ईटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, ये सारी चीज़ें हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। और जो है क्या ये वैक्सीन को एस्केप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है आगे आने वाले टाइम पे। ज़्यादातर वैक्सीन कैसे काम करती हैं? ठीक, वो स्पाइक प्रोटीन जो वायरस का है कोविड वाला, उसको बनाते हैं, उसको जो है भारत बता रहा हूँ, उसको जो है सेल्स, जो कोशिकाएं उसमें एंटर कराते हैं। हमारी बॉडीज़ को किसी तरीके से वायरस से एक्सपोज कराओ और फिर वो एक्सपोज करके
जो है उसको खत्म करते हैं, हमारी बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता होती है स्पाइक प्रोटीन को देखने के बाद, और फिर याद करके बैठ जाती है कि अगर मान लीजिए फिर से ये आया ये वायरस तो उसको और तेजी से पीटेंगे। बस यही मेन इसमें चीज़ है। और सिग्निफिकेंट अगर मान लीजिए कोई चेंजेस हो जाते हैं स्पाइक प्रोटीन में तो हो सकता है कि वो उसको उस वैक्सीन से ये एस्केप भी कर जाए। इसी को जो है आपका एस्केप वेरिएंट बोला जाता है। अभी लैब में तो देखा गया है कि भैया म्यू वेरिएंट थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अब देखते हैं। गुड न्यूज़ तो ये है कि अभी जो करंटली वैक्सीन है वो हमें प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। ठीक, टीका हमेशा के लिए अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है ना। एस्केप वेरिएंट वाली बात जो है मैंने पहले भी आपको बताई, डेल्टा जो है के लिए बना रहे हैं, और मान लीजिए अगर कोई हो भी जाता तो 6 से 8 वीक में हम दोबारा बना लेंगे। WHO भी इस पे जो है सपोर्ट करता है इस बात को। ठीक, अगला जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है कौन बनेगा ISPC। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, रिवर उम्न गॉट, ठीक, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए। ट्रू कौन सा है? ये पॉपुलरली जो है डाउकी रिवर बोला जाता है। ये रिवर जो है विलेज ऑफ आसाम से बहता है। ठीक, तो ये गलत है स्टेटमेंट, और सही पूछा गया तो गलत वाले आप निकाल दो, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। और ये एक तरीके का नेचुरल डिवाइड है, मतलब मेघालय में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो गारो, खांसी, जैंतिया। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि जैंतिया और खांसी के बीच में ये नेचुरल डिवाइड है उमगोट रिवर। ठीक, उमगोट रिवर, और ये फिर जो है बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा वाला गलत है। ये मेघालय में एक मॉलिन लॉन्ग करके एक जो है विलेज है जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी बोला जाता है। और मॉलिन लॉन्ग का मतलब होता है गॉड ओन वाटर, ओन गार्डन। और जो वाटर है आपका मेघालय में उमगोट रिवर का, ये बहुत ही क्लीनेस्ट रिवर है एशिया में, टोटली पूरे एशिया में सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, और ये ईस्टर्न शिलोंग से में उद्गमित होती है, ईस्टर्न शिलोंग पीक से, और फिर ये 1800 मीटर अबव सी लेवल होती है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित। देखिए, ये अवार्ड जो है रैमन मैग्सेसे 3rd प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उनके नाम पे दिया जाता है। ये प्राइज अप्रैल 1957 में जो है इसको बनाया गया था। ट्रस्टीज जो है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, उन्होंने फिलीपीन के साथ गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये एस्टेब्लिश किया था 1957 में। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले मैग्सेसे अवार्ड विनर थे, एकदम गलत है। विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने एक बहुत ही फेमस जो है डायलॉग या फिर कोट बोला था, उसको जो है कमेंट करके बताइए। ठीक, और इनका एक मूवमेंट भी था भूदान मूवमेंट। ठीक है, भूदान मूवमेंट याद रखना। जब हम आज़ाद हो गए जमींदारी के खिलाफ, बाद में कई सारी चीज़ें हुई थी, उसमें भूदान मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। विनोबा भावे जी ने इसको जो है चालू किया था, तो वो पहले थे। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट मैग्सेसे अवार्ड विनर, 58 में इनको दिया गया था। लिस्ट ऑफ अवार्डीज और रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में जो इनको दिया जा रहा है वो है मोहम्मद अमजद साकिब। मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान में इन्होंने लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं बनाई हैं। और जो है इसके अलावा फिरदौसी कादरी बांग्लादेश में साइंटिस्ट हैं, वैक्सीन का इन्होंने डिस्कवर किया था। और स्टीवन मुंशी जो है ये हेमिटेरियन काम करते हैं, जो डिस्प्लेस रिफ्यूजी हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उनकी लाइफ को संवारते हैं। वॉच डॉग जो अगर देखा जाए तो ये एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग किया था, और अंडर रिपोर्टेड इशूज़ जो थे इंडोनेशिया में उनको बताते हैं। रोबर्टो बैलन जो है ये एक फिशरमैन है सदर्न फिलीपीन से। इन्होंने जो है अपनी जो समुदाय है उसको रिच एक्वेटिक रिसोर्स, प्राइमरी रिसोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनाने में मदद करी, उनको सक्षम बनाया। इसलिए जो है इनको भी रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 दिया था। देखिए, असली लीडर वो होता है जो अपने सपनों की जगह और अपने जो है जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, उनके सपनों को साकार करे। असली लीडर वो होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जाता ऐसे ही लीडर्स को दिया जाता है। बताइए, भारत में और कौन कौन से अभी लीडर्स हैं, जो लोग हैं जिनको जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, कुछ के नाम बताइए। ठीक, और आगे यहीं पे हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को बता दें UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है, टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चालू है। जहाँ जानकारी के लिए 8564000530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।